तपेश चौधरी जुड़े हैं, जो कि पूर्व अधिकारी हैं IAF से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत राजन जी मैं आपसे करना चाहूंगा। राजन जी, पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही होगा कि अगर इस पूरे के पूरे मिशन की कल्पना बिना S-400 की जाए तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मिशन को, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? धन्यवाद अभिषेक जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बहुत अच्छा आपका एक्चुअली सवाल है, बिकॉज जो एयर चीफ की स्टेटमेंट थी कि जो जी S-400 की वजह से ही आज पाकिस्तान को आप वो नुकसान दे पाए हैं जो शायद हमारे अपने इंडिजिनस सिस्टम्स मुश्किल होता देना, और जी हमको इसका श्रेय S-400 को देना पड़ेगा। और ये आपने सही बताया कि ये, ये इस टाइप का लॉन्ग रेंज का जो एयर डिफेंस का जो वेपन है आज की डेट में, S-400 के अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है MR-SAM, जो आपका बराक 8 के प्लेटफॉर्म पर है, और वो रेंज आपकी कम रहती है। तो इससे एक आपको एक कैपेबिलिटी जो मिल रही है, वो कैपेबिलिटी मिल रही है कि 600 किलोमीटर की रेंज में अगर आप कोई भी हरकत पाकिस्तान की धरती पर देखते हैं तो आप उसको पकड़ लेते हैं। और जैसे ही पाकिस्तान के, या हो सकता है हवाई जहाज या मिसाइल्स, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, और 400 किलोमीटर से आप इनको एंगेज करना शुरू कर देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जी कैपेबिलिटी मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, वो कैपेबिलिटी है लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट, मीडियम रेंज एंगेजमेंट और शॉर्ट रेंज एंगेजमेंट। तो ये तीनों कैपेबिलिटी S-400 में है। जी 380 से 400 किलोमीटर दूर अगर आपका एक अवैक या AWS आपका जो आपका एयरबॉर्न एक्चुअली हो चुका है, तो उसको S-400 आराम से एंगेज कर पाएगा जी 400 किलोमीटर। जी फिर आपके पास मीडियम रेंज 250 किलोमीटर है, जिसमें आपके पास उस मिसाइल आपकी अलग अलग अपने मिसाइल्स हैं, इनके पास इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो इनकी अलग अलग रेंज की एक ही बैटरी के अंदर आपको मिलेंगी। जी फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग रेंज की बात करें, जिसमें आपकी 40 NG N6 आपकी जो मिसाइल है, उसमें आपके पास एक बैटरी के अंदर, अगर हम इसको बात करें कि आज भारत के पास 3 रेजिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के पास तकरीबन 6 बैटरीज हैं आज S-400 की। और हर एक बैटरी का जो एक कॉस्ट है वो तकरीबन $5.43 बिलियन। जी आप समझ सकते हैं कि इतना एक आपका जो आपका रेजिमेंट आप और पर रेजिमेंट अगर आप जी इसको लें तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का आपका कॉस्ट आपका बनता है। जी तो आप एक टारगेट को लॉन्ग रेंज में एंगेज कर सकते हैं, मीडियम रेंज में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 380 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। जी और आपको डिपेंडिंग अपॉन के आपने क्या टारगेट ऑब्जर्व किया है, आप उस तरीके से अपना इंटरसेप्टर मिसाइल आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये इंटरसेप्टर मिसाइल है उसकी जो स्पीड है वो आपकी तकरीबन 14 मैक की स्पीड है, 14 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब कि आज की डेट में जी ना तो चाइना के पास ऐसा कोई इंटरसेप्टिंग सिस्टम है जो जी आपकी मिसाइल पाएगा, जी बिकॉज एक हाइपरसोनिक आपकी मिसाइल की स्पीड पे लॉन्च होता है। और और इसलिए हमने इसको देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान इसको रोक नहीं पाया। और अगर बिल्कुल एयर बिल्कुल। और राजन जी, इसी वजह से यह भी कहा जा रहा था कि जो भारत की ताकत है अपने पड़ोसियों से काफी ज्यादा जो है बढ़ती हुई नजर आई है। तपेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। तपेश जी, अगर आपके ऑपरेशनल अनुभव को देखा जाए तो आपके ऑपरेशनल अनुभव के हिसाब से S-400 का जो इस्तेमाल किया गया है उस इस्तेमाल को आप किस तरीके से देखते हैं?
अभिषेक जी, जो S-400 जैसा जो वेपन होता है ना, वो जी वेपन अपने आप में एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है। जी उस वेपन की कैपेबिलिटी के साथ साथ जो कैपेबिलिटी तो जो होती है वो एक डिटरेंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर चीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से काफी बिल्डअप हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने S-400 को लॉन्च करना शुरू किया तो एयर स्पेस खाली हो गया था। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जब S-400 ने 300 किलोमीटर दूर उस टारगेट को नष्ट किया, पहला टारगेट, उसके बाद एयर स्पेस बिल्कुल खाली था। पाकिस्तानी जहाज जो भी उड़ रहे थे वो अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास उड़ रहे थे। तो ये डिटरेंस थी। इसका मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स सीज टू एग्जिस्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स लास्ट में उड़ने लायक ही नहीं थी। कुछ तो हमने ग्राउंड अटैक करे, वो तो एक अलग बात थी, लेकिन एयर में भी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम खुलेआम जाके अटैक कर सकें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने हमारे एयर डिफेंसेस को ब्रीच करने की कोशिश नहीं की या नहीं करने की कोशिश की, लेकिन जब S-400 ने 300 किलोमीटर पे टारगेट को न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद उसका जो डर था वो उनके दिमाग में बैठ गया। जनरल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 14 मैक जो इसकी स्पीड है, यानी कि अगर आप स्पीड इसको कन्वर्ट करना चाहें किलोमीटर पर आवर में, तो ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी कि 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो टारगेट 300 किलोमीटर दूर उड़ रहा था, अगर हम आदमपुर बैटरी की बात करें, सरगोदा से आगे 300 किलोमीटर दूर वो टारगेट अगर उड़ रहा था, तो सिर्फ 61 सेकेंड में वो टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यानी कि आप लॉन्च से लेके और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन का टाइम जब इतना कम है इतने डिस्टेंस पे, तो एनिमी को रिएक्शन का जो मौका है वो बहुत कम मिलता है। तो S-400 वाकई में एक गेम चेंजर था। वैसे भी जो भी डिफेंस, एयर डिफेंस हम क्रिएट करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एयर डिफेंस लेयर्ड एयर डिफेंस बनाया जाता है। लेयर्ड एयर डिफेंस का मतलब क्या है कि जो फ्रंट पे आपके वेपन्स होंगे वो लॉन्ग रेंज होंगे, फिर आपकी मीडियम रेंज मिसाइल्स होंगी, फिर आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल होंगी, फिर मैन पैड जिनको बोलते हैं, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स वगैरह, और उसके बाद आपकी एडी गन्स होती हैं। तो जिससे कि कोई टारगेट अगर एक सिस्टम को बीट कर देता है तो दूसरा टारगेट उसको इंगेज कर सके अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले। तो इसलिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस S-400 में खुद ही लेयर्ड एयर डिफेंस है, यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल से लेके शॉर्ट रेंज मिसाइल तक 4 तरह की मिसाइल्स इसमें यूटिलाइज होती हैं। और ये अपने आप में फोर्स मल्टीप्लायर क्यों है? क्योंकि जो जनरली सिस्टम्स होते हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम एक पर्टिकुलर टारगेट के अगेंस्ट में बनाए जाते हैं। जैसे स्लो मूविंग अगर ड्रोन्स है या जी हाई मूविंग फाइटर एयरक्राफ्ट है जो जनरली 1.2 मैक की स्पीड के आसपास उड़ता है, ये जो S-400 है ये आपका ड्रोन से लेके फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सबके अगेंस्ट में ब्यूटीफुली काम करता है। और इतनी रेंज होने के बाद मतलब ये बड़ा मुश्किल है कि आपने 600 किलोमीटर पे टारगेट को पिकअप किया, 400 किलोमीटर तक आप न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं, और फिर टारगेट अगर आपके एक दो मिसाइल से बच भी जाता है तो इसमें और तरह की शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, तो एनिमी को बार बार इंगेज किया जा सकता है। तो इसलिए इसके खिलाफ बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपको रडार पिकअप कर रहा है तो एनिमी टारगेट को, जो एनिमी एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, उनको कोई इंडिकेशन ही नहीं मिलता कि हमें कोई पिकअप कर रहा है या कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। सेम वे अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही है और क्रूज मिसाइल्स आ रही हैं, उनके लिए भी इसका जो रडार है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इसमें फेज एरिया रडार है, ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो टारगेट को मिस करना S-400 से बहुत मुश्किल है। और जी ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है कि ये हमने ब्यूटीफुली यूटिलाइज भी किया। क्योंकि देखिए, इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी एक अलग चीज होती है, पर इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड मशीन, कि आपने कब टारगेट को पिकअप किया, कब वो मैसेज आपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को दिया, कितनी जल्दी उन्होंने जी आइडेंटिफाई करके जी उसको इंगेज करने की ऑर्डर्स बिल्कुल दे दिए, और उसके बाद आपने बहुत शॉर्ट पीरियड में मिसाइल लॉन्च कर दी। तो ये बिल्कुल पूरा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसकी बिल्कुल वजह से ये तपेश जी, जिस सक्सेस। सिस्टम का आप जिक्र कर रहे हैं, कह सकते हैं कि इसी सिस्टम की वजह से भारत ने एक बड़ी सफलता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हासिल भी की। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच अगर S-400 को लेकर करें तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ S-400 की मौजूदगी किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करती है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने अगर पाकिस्तान के सिस्टम्स को भी स्टडी किया, जी और जो उनके पास जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी थी, HQ-9 और HQ-16 वाले जो सिस्टम्स थे उनके, वो माना जाता था कि जब एक कंपैरिजन हो रहा था कि वो
चाइना ने भी इसका एक बार इसको जिक्र किया कि ये जो HQ9 और HQ16 है ये हमारा S-400 के कंपैरेबल है। तो अभी हमने देखा इस लड़ाई में ये कंपैरिजन खरा नहीं उतरा, और इसीलिए आपने अगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखा तो हमने कोई भी पाकिस्तान मिसाइल को अपने एयरबेस तक पहुंचने नहीं दिया। और अगर हम अपने सिस्टम्स को कंपेयर करें तो हमारी जितनी भी मिसाइल्स है, ब्रह्मोस का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ब्रह्मोस एक और गेम चेंजर है। हम आज S-400 की बात करते हैं, बेशक S-400 एक आपका डेटरेंस है और इसका आपके एरियल टारगेट्स को इसने रोका है, बट आपका ब्रह्मोस वहां तक पहुंचा है और ब्रह्मोस ने बहुत विनाश किया है पाकिस्तान के एयरफील्ड्स में। और आज जैसे एयर चीफ ने भी एक्सप्लेन किया कि ब्रह्मोस ने आपके जो तकरीबन 7 मेजर एयर बेसिस को बहुत सब्सटेंशियल डैमेज किया। बुलारी और इसको नूर खान की बात हो रही है, और आपकी इस जकोबाबाद की बात हो रही है, जहां पे हैंगर तक आपने डिस्ट्रॉय किए हैं। आधा से ज्यादा एक आपका हैंगर इसको पूरा आपका नष्ट किया गया है। तो जब एक देश की जो एयरफोर्स, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बताया कि जो वो अपने आप को एयरबॉर्न ही नहीं कर सकी, और जब एयर चीफ ने एक बहुत खास बात करी थी कि इस लड़ाई में एयर सुपीरियरिटी भारत के साथ थी। इसका मतलब कि भारत की एयरफोर्स एयरबॉर्न हो सकती थी और हुई, और पाकिस्तान की आपने एयरफोर्स को ऐसे दहशत में कर दिया कि वो एयरबॉर्न नहीं हो पाई। इसीलिए जब एक एयरफोर्स में आपके 5 हवाई जहाज, आपके फाइटर प्लेन, आपका S-400 अगर उनको नष्ट कर देता है तो उसके बाद छठा एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न नहीं होगा, बिकॉज वो उसकी भी जो फेट है या जो उसकी भी जो इसको सर्वाइबिलिटी है वो क्वेश्चन में रहेगी। इसीलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने अपने एयर पावर का दिया, अपनी एयर सुपीरियरिटी का दिया, और चाइना के जितने भी सिस्टम्स हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आपने पूरे वर्ल्ड को एक नमूना दे दिया कि हमारे जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। और एक बहुत अच्छी बात ग्रुप कैप्टन साहब ने करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन में, कि आपके पास सिस्टम्स हो सकते हैं और आपके पास उस सिस्टम्स की कैपेबिलिटी हो सकती है, पर उस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना है वो एक प्रोफेशनल का काम है। अगर आप S-400 का अगर मैं आपको इतिहास भी बताऊं तो ये इसको रशिया ने इसको सीरिया में इस्तेमाल किया था टर्की के अगेंस्ट, जब टर्की ने रशिया का एक हवाई जहाज को गिराया था। उसके बाद कोई भी टर्की का हवाई जहाज एयर में नहीं आ सका। फिर हमने यूक्रेन लड़ाई में देखा और इसको इंटरसेप्ट किया सारे यूक्रेन के इस Su-27, Su-24, MiG-29 जितने भी एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे रशिया के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, वहां पे S-400 रशिया ने डिप्लॉय किया। और आने वाले वक्त में इसका अपग्रेडेशन आ रहा है S-500, और जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज भारत की बातचीत रशिया के साथ चल रही है S-500 के लिए, और ये एक खास कैपेबिलिटी रखता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोक पाएगा, बिकॉज अभी जो S-400 है ये एक सुपरसोनिक कैपेबिलिटी रखता है, इसको मिसाइल्स को रोकने के लिए 2.8-3 मैक तक। बट अभी आने वाले मतलब राजन जी एक मजबूत रक्षा कवच जो है वो भारत का बना हुआ यहाँ नजर आया। तपेश जी, इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, अगर ऑपरेशन के दौरान S-400 और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के तालमेल को लेकर बात की जाए तो वो तालमेल किस तरीके से आप देखते हैं एक मिशन के दौरान? नहीं, आप हमारे अपने एयरबोर्न वार्निंग की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के? अपने जी, तो हमारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो
इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम IACCS बोलते हैं, तो जो हमारे AAWNC हैं और जो अवैक्स है जी। और जो S-400 है या आकाश है, इन सब मिसाइल सिस्टम्स में और अवैक्स में एक रडार होता है। इन रडार्स की सारी पिक्चर एफनेट के थ्रू या डिफरेंट आकाश तीर आर्मी के नेटवर्क के थ्रू या नेवल रडार्स की और सिविल रडार्स की भी पिक्चर डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू IACCS में जाती है। ये एक कंबाइंड पिक्चर होती है। उस IACCS में जब वो पिक्चर होती है तो वहीं पे सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होते हैं। पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर वहां जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जनरली फाइटर कंट्रोलर्स वहां पे होते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करके फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करते हैं कि आपको इस वेपन सिस्टम को इस वाले टारगेट को एंगेज करना है। यानी कि पर्टिकुलर टारगेट का जो ट्रैक का जो नंबर होता है, उस नंबर से असाइन किया जाता है कि ये ट्रैक नंबर सो एंड सो इज असाइन टू आदमपुर S-400। तो इस तरह से प्रोसेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई एक सिस्टम बहुत अच्छा काम भी किया है तो उसके पीछे जो बैकबोन है वो हमारे नेटवर्क की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की और उन सब वेपन्स के इंटीग्रेशन की है। तो जो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के साथ यही तो हुआ कि पाकिस्तान का एक AWNC एयर में मार दिया गया, दूसरा AWNC जो था उनका वो गोलारी में हैंगर में खड़ा मार दिया गया। उसके बाद 5 एयरक्राफ्ट जेट एयरक्राफ्ट वैसे मर गए। जकोबाबाद में उनके F-16 और खराब हो गए। सरगोदा पे हमने अटैक किया। तो अब कई बार बात ये भी उठ रही है कि पहले क्यों नहीं बताया एयर चीफ ने कि हमने 5 जेट मार दिए, जबकि पाकिस्तान शुरू से बोल रहा है कि हमने तो 5 जेट मार दिए और हम बता भी नहीं रहे कि हमने मारे हैं कि नहीं मारे हैं। तो लेकिन हमें बताने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर किसी रेस में एक बंदा गिर जाए और गिरने के बावजूद भी वो रेस जीत जाए तो आप उसके गिरने को याद रखेंगे या रेस जीतने को याद रखेंगे? तो इसलिए जो छोटे मोटे इंसिडेंट हुए हमने बताया नहीं, हमने तो पूरे वर्ल्ड को बताया कि हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो हमें बताने की जरूरत नहीं थी। जब एयर चीफ को करेक्ट फोरम मिला बताने के लिए तो उन्होंने बताया हमने क्या क्या किया और S-400 ने क्या किया और ब्रह्मोस ने क्या किया। तो ऑफेंस के साथ साथ डिफेंसिव कैपेबिलिटी होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मोस हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है और S-400 हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी है। इसलिए जो मिक्सचर है आज की डेट में हमारे पास वो बहुत शानदार है और हमें S-500 के लिए भी आगे रसिया से बातचीत करनी चाहिए और जो वो सिस्टम है हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम अगर हम जम्मू कश्मीर से लेके और गुजरात के बॉर्डर तक और चाइना बॉर्डर पे लगा देंगे तो एक डिटरेंस का काम करेगा। एयरक्राफ्ट इसकी 400 किलोमीटर की परिधि में उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अभिषेक जी जी बिल्कुल तपेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर अगर S-500 को लेकर भी बात करें तो उसको लेकर भी लगातार यही कहा जा रहा है कि S-500 भी जिस तरीके से जब भारतीय सेना में शामिल होगा, जिसको लेकर फिलहाल अभी शुरुआती दौर की बातचीत चल रही है, तो एक मजबूत रक्षा कवच बनता हुआ नजर आएगा भारत का। इस बीच राजन जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि मौजूदा समय में जब S-400 इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, इतना मजबूती के साथ काम कर रहा है, तो ऐसे समय में आप S-500 की जो अहमियत उसे किस तरीके से देखते हैं, उसकी जरूरत किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में हैं कि दुश्मन अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता रहेगा। आज हमको सुनने में आया है कि चाइना पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल्स दे रहा है। अब ये बहुत जल्दी होगा, बिकॉज जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है वो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल में आप देखेंगे पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक आ जाएगा। और अगर हमारे ब्रह्मोस का भी एक न्यू जनरेशन अभी तैयार हो रहा है जिसमें हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी आ रही है। अब ये जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है ये S-500 ही इसको काउंटर कर सकता है। इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में दोहराना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको अपने आप को अपग्रेड करना। अब जैसे जैसे सिस्टम्स आते हैं वैसे वैसे अपग्रेडेशन उनका हो जाता है। आप रशिया को देख लीजिए, रशिया भी अपने पूरे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को S-500 में कन्वर्ट कर रहा है। और वो उसको क्यों कन्वर्ट कर रहा है? बिकॉज दुश्मन अमेरिका जैसे जो उसके एडवर्सरीज हैं वो यूक्रेन को हाइपरसोनिक देंगे। तो इसीलिए अब ये जो नई कैपेबिलिटी होगी इसको काउंटर करने के लिए भी आपके पास उससे बेहतर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजन ने बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वजह है कि भारत अपने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा इन्वेस्ट लगातार कर रहा है और नए नए इनोवेशंस जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। राजन जी, तपेश जी, आप दोनों का बहुत